अगर आप अपने नवांश को अच्छी तरह से नहीं समझते तो आप ये नहीं समझ पाते कि आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी प्रोबेबिलिटीज कहाँ से आ रही है। और इसीलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप डीप डाइव करें और अच्छी तरह से समझें न सिर्फ अपने नवांश को, बल्कि ये भी कि वो आपके लग्न चार्ट को, आपके D1 चार्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं। और D1 लग्न चार्ट और नवांश के डिफरेंट तरह के लग्नों की ओवरऑल एनर्जीज कैसे आपकी जिंदगी में बेटर पॉसिबिलिटीज और बेटर प्रोबेबिलिटीज पैदा कर रही है। हेलो और नमस्कार हो मेरे सभी दोस्तों को। आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कुछ दिन पहले किसी ने, जो मेरे चैनल का, मेरे वीडियोस का रेगुलर व्यूअर है, मुझसे एक सवाल पूछा कि क्यों मेरे नवांश और मेरे दशांश D10 चार्ट के लग्नस मेरे D1 चार्ट, मेरे मैं लग्न चार्ट से मिलते जुलते हैं। तो मैंने उस शख्स को जवाब दिया, उसे वजह बताई कि ऐसा क्यों होता है और D1 चार्ट के डिग्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है और नवांश कैसे लग्न को 9 हिस्सों में बांट के बनता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे रेगुलरली लोगों से ये सवाल आते रहे हैं कि मैं उन्हें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दूं कि उनका D1 चार्ट नवांश लग्न से कैसे रिलेट होता है। हालांकि मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि अगर आपका D1 चार्ट एक लग्न है तो आपका नवांश दूसरा लग्न कैसे बनता है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जी है और वो दोनों कैसे डिफरेंट डायनामिक्स क्रिएट करते हैं। फिर भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग नवांश को अच्छी तरह फैदम और डीप डाइव करके समझ नहीं पा रहे। तो आज मैं आपको एक हायर व्यू देने वाला हूं और एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें हम लग्न के रिलेशन के साथ नवांश में डीप डाइव करेंगे ताकि हम नवांश को बेटर समझ सकें। तो इस सीरीज में पहला वीडियो जो मैं आज कर रहा हूं वो ये है कि लग्नों को कैसे रिलेट किया जाए, इससे पहले कि हम दूसरे वीडियोस में प्लैनेट प्लेसमेंट्स और बाकी चीजों में आए। आज हम ये देखने वाले हैं कि D1 चार्ट और नवांश के लग्न कैसे डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डायनामिक्स क्रिएट करते हैं और वो हमारी जिंदगी के लिए एक डिफरेंट तरह की ड्राइविंग फोर्स भी बन जाते हैं। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि फर्क कैसे आता है और वो हमारी जिंदगी में क्या लेकर आता है। तो चलिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि क्या लग्न सिमिलर हैं या फिर मसलन क्या D9 चार्ट का लग्न D1 चार्ट के लग्न से रिलेट करता है। तो मैं आपके स्क्रीन के दाएं तरफ D9 लग्न या चार्ट रख रहा हूं और बाएं तरफ D1 चार्ट। तो क्या आपका D1 चार्ट या लग्न किसी तरह से D9 चार्ट से रिलेट करता है या वो ऑपोजिशन या डिफरेंट तरह की एनर्जी पैदा कर रहा है, चाहे वो वर्गो हो या D1 चार्ट का लग्न दूसरे के साथ केंद्र में हो वगैरह। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जहाँ वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब है कि D1 चार्ट का लग्न और D9 चार्ट का लग्न एक ही हो। फिर क्या होता है, ये एक बहुत पोटेंट एनर्जी बन जाती है, यानी वही साइन एनर्जीज हर भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्ट होंगी। तो D1 चार्ट में लग्न कैंसर है, दोनों चार्ट्स के हर साइन एक ही भावों में होंगे, तो साइन एनर्जी बहुत ही जरूरी हो जाती है। साइन एनर्जी कभी कभी भाव की एनर्जी के रिजल्ट्स को पहले ही दिखा देती है। तो यहाँ आपको कैसी एनर्जी मिलेगी, आपको हाई एनर्जी, हाई फोकस मिलेगा। चलिए 10th भाव को ही देख लेते हैं। दोनों के 10th भाव एरीज है, तो आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम की एनर्जी एरीज द्वारा ड्रिवन है क्योंकि दोनों 10th भावों में एरीज एनर्जी है। तो हाँ, आपकी ओवरऑल जिंदगी में हाई फोकस, हाई ड्राइव, हाई डायनामिज्म, हाई किलर इंस्टिंक्ट वाली एनर्जी डिराइव होगी और बाकी सब तो वो काम करता है। लेकिन मसलन रिलेशन की बात करें तो दोनों के 7th भाव कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन एनर्जीज ड्राइविंग फोर्स होंगी और वो रिलेशनशिप में डायनामिज्म पैदा करेंगी, जहां रूल्स, रेगुलेशंस, रिलेशनशिप पर काम करना, रिलेशनशिप में सब्र और परसिवियरेंस रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों चार्ट्स में 7th भाव के साइंस एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो हाँ, वर्गोत्तम चार्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और उन चार्ट्स में राजयोग भी इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट होते हैं।
हम बाद में किसी वीडियो में राजयोगों पर, जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से संबंध रखते हैं, बात करेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मसलन, अगर लग्नस वर्गोत्तम नहीं है लेकिन उन पर एक ही ग्रह की रूल हो, अगर D1 चार्ट का लग्न और D9 का लग्न, ये दोनों एक ही ग्रह से रूल्ड हो, चाहे वो सैटर्न हो या जुपिटर या कुछ भी, तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दोनों के वीनस से रूल्ड होने का। एक लग्न टॉरस है और दूसरा लग्न लिब्रा है। तो यहाँ क्या होता है? तब रिलेशंस, अर्निंग्स, लाइफस्टाइल, आपका न्यूट्रिशन या खाने पीने की चीजें, ब्रांड्स, लव, इंटिमेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपकी जिंदगी के ड्राइविंग फैक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि लग्नस में अभी भी डिफरेंट एनर्जी है जबकि एक ही प्लैनेट वीनस उन्हें रूल कर रहा है, तो क्या होता है? ये वीनस लग्न की मेन फाउंडेशनल एनर्जी है। हालांकि आप पाएंगे कि D1 चार्ट में टॉरस लग्न की एनर्जी होने से न्यूट्रिशन, मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटीज ये हैं कि आपको पैसा कमाने के लिए, बेटर न्यूट्रिशन पाने के लिए, लव और अफेक्शन पाने के लिए अपने रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करना होगा। अपने रिलेशनशिप्स पर काम किए बिना, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किए बिना, जिसे हम लिब्रा साइन कहते हैं, ये तो बैलेंस करना ही है, यिन और यांग के साथ, गिव एंड टेक के साथ। उसके बिना आप D1 चार्ट के लग्न, जो कि मनी साइन भी है, में टॉरस साइन की एनर्जीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मसलन, अगर एक ही प्लैनेट से रूल्ड है, लेकिन D1 चार्ट में एरीज लग्न है और D9 चार्ट में स्कॉर्पियो लग्न है, तो हाँ, मास आगे बढ़ जाता है या लीड ले लेता है क्योंकि मास दोनों लग्नस को रूल करता है। तो मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मास की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन क्या होता है? मास ओवरलाइंग एनर्जी है। तो क्लीन और सिंक, गो गेटिंग एनर्जी, लड़ने की एबिलिटी, अपनी ग्राउंड पर डटे रहने की एबिलिटी, अपने बिलीफ्स पर डटे रहने की एबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। लेकिन अपना फोकस जल्दी खो देने की एनर्जी भी आती है। हालांकि फर्क ये है कि D1 चार्ट में एरीज लग्न है, तो हायर एनर्जी, हाई किलर इंस्टिंक्ट, हाई मोटिवेशन है। लेकिन D9 चार्ट में स्कॉर्पियो है, जिसका मतलब है कि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, लड़ाइयों के बाद, शुरुआती स्ट्रगल्स के बाद, फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, हायर लर्निंग के साथ, जिंदगी के हायर मीनिंग को समझकर, अपने तथाकथित डीमंस को फतह करने के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है आपकी जिंदगी में ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज के लिए। ठीक है, तो ये हुआ जब लग्नस एक ही ग्रह से रूल्ड हों। अब अगर लग्नस एक दूसरे के केंद्र में हो, आप क्या समझते हो केंद्र होने का मतलब? मतलब D1 चार्ट का लग्न जो भी हो, उसके 3 दूसरे केंद्र, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये 3 केंद्र भाव होते हैं। ये फाउंडेशन भाव बन जाते हैं। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये फाउंडेशन बनते हैं। तो जब भी कोई भाव किसी साइन का केंद्र होता है, उस भाव में एक कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जी आती है जो बहुत ही जरूरी हो जाती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अगर D9 चार्ट का लग्न D1 चार्ट के लग्न के केंद्र में हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो हाँ, अगर आपका D1 चार्ट का लग्न एरीज है, तो दूसरे 3 केंद्र हुए कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। तो अगर इन तीनों में से कोई भी D9 चार्ट का लग्न बन जाए, तो वो और पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है। वो लग्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हर भाव के रिस्पेक्टिव साइंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ओवरऑल ये और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज लाता है। अब क्योंकि लग्नस डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे के केंद्र में है, जब आपके पास लग्न चार्ट में एरीज की ड्राइव और डायनामिज्म है, तो D9 चार्ट का असेंडेंट कैंसर होने का मतलब है कि बिना एम्पैथी के, बिना उस काम में सेटिस्फैक्शन पाने की एबिलिटी के जो आप करते हैं, बिना उन रिलेशनशिप्स के जो आपकी जिंदगी में है, बिना उनके प्रति एम्पैथेटिक हुए, बिना सेटिस्फैक्शन, लव और अफेक्शन के, और बिना केयर, अफेक्शन, एम्पैथी को वापस देने और रेसिप्रोकेट करने के, आप एरीज चार्ट की ड्राइविंग एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि D1 चार्ट पॉसिबिलिटीज का चार्ट है,
लेकिन D9 चार्ट हायर प्रोबेबिलिटीज का चार्ट है, तो आपको ये बात ज़हन में रखनी है। तो D9 का लग्न जो D1 के लग्न के केंद्र में हो हमेशा अच्छा होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी लाता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर टॉरस असेंडेंट है तो दूसरे 3 केंद्र क्या होंगे? D1 चार्ट में टॉरस असेंडेंट के लिए लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, तो इन तीनों में से कोई भी D9 चार्ट का लग्न बन जाए। यहाँ हम लियो साइन ले रहे हैं क्योंकि वो टॉरस लग्न के केंद्र में है। तो अगर वो D9 चार्ट का लग्न बन जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो न्यूट्रिशन टॉरस सिग्निफाई करता है, जो वैल्यूज, जो कैरेक्टर ड्रिवन फोकस आपकी जिंदगी में है, उसे कॉम्प्लीमेंट करना होगा ओनरशिप से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, फ्रंट से लीडरशिप लेके अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए, अपनी वैल्यूज पर डटे रहने के लिए, अपनी वैल्यूज को लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ने के लिए, फ्रंट से लीडिंग करने के लिए, तब आप बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे और जिंदगी में चमकने की हायर प्रोबेबिलिटी पाएंगे लियो साइन के साथ। लियो साइन आपकी जिंदगी में आता है। अब एक स्लाइटली डिफरेंट सूरत हाल, अगर D9 चार्ट का लग्न D1 चार्ट का दुष्टाना हो, तो हाँ, अगर एरीज असेंडेंट है तो दुष्टान हुए 6th भाव, 8th भाव और 12th भाव। 6th भाव में वर्गो एनर्जीज है, 8th भाव में स्कॉर्पियो एनर्जीज है और 12th भाव में पाइसीज एनर्जीज है। तो अगर इन तीनों दुष्टानों में से कोई भी D9 चार्ट का लग्न बन जाए तो चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। इस बात पर निर्भर करता है कि D1 चार्ट में वो साइन किस भाव को रूल करता है, यानी वो कौन सा दुष्टान है। तो मसलन यहाँ मैं 6th भाव की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो दुष्टान है वो साइन वर्गो D9 चार्ट का लग्न बन रहा है। अब क्या होता है, ये दिखाता है कि चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स दुष्टान के रिजल्ट्स की वजह से आते हैं और वो हायर प्रोबेबिलिटीज भी बन जाते हैं। हालांकि फिर आपको क्या करना होगा? 6th भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 6th भाव सर्विस रिप्रेजेंट करता है, 6th भाव कंपटीशन रिप्रेजेंट करता है, 6th भाव दूसरी चैलेंजेस को पार करना रिप्रेजेंट करता है, अनिमिकल इश्यूज को, अनिमिकल लोगों को जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, और फिर उठना रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई दुष्टान यहाँ 6th भाव लग्न बनता है, 6th भाव का साइन D9 चार्ट का लग्न बनता है, तो आपको अपनी जिंदगी में दुष्टान के 6th भाव के मैनिफेस्टेशन को पार करना होगा, उन पर काबू पाना होगा और फिर रिजल्ट्स पाने होंगे। लेकिन वर्गो की डिसिप्लिन के साथ, वर्गो की परफेक्शन ओरिएंटेडनेस के साथ, वर्गो की सर्विस ओरिएंटेडनेस और क्लेनलीनेस, हाइजीन ओरिएंटेशन के साथ, तब आप एरीज की ड्राइविंग स्पिरिट और डायनामिज्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं, एक्वेरियस D1 चार्ट का लग्न है और वर्गो 8th भाव की एनर्जी है। मैं वर्गो साइन इसलिए ले रहा हूं कि साइन एक ही रहे लेकिन दुष्टान का भाव बदल जाए। तो पिछली एग्जाम्पल में एरीज लग्न में 6th भाव वर्गो था, एक्वेरियस लग्न में 8th भाव वर्गो होता है। अगर वो 8th भाव का साइन यानी दुष्टान साइन D9 चार्ट का लग्न बन जाए तो यहाँ कंपटीशन को पार करने के बजाय, अनिमिकल फोर्सेस को पार करने के बजाय, आपकी रुक रुक कर आने वाली ऑब्स्ट्रक्शंस, टाइम टू टाइम फेलियर्स, सडन इवेंट्स, सडन चैलेंजेस और बिना उन चैलेंजेस को पार किए और खुद को ट्रांसफॉर्म किए, उन चैलेंजेस से सीखते हुए आप D1 चार्ट में एक्वेरियस की मेन एनर्जी को नहीं पा सकेंगे। एक्वेरियस मास्टर्स है। एक्वेरियस बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके उठ सकता है और अपनी विशेस और डिजायर्स को पूरा कर सकता है। तो बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना कंपटीशन को पार करने के, बिना अनिमिकल फोर्सेस को पार करने के, जो वर्गो साइन रिप्रेजेंट करता है, आप मासेस पर रूल नहीं कर पाएंगे। आप कोई ग्रेट डेजिग्नेशन या ग्रेट रोल नहीं पा सकेंगे जिसके जरिए आपको मासेस पर पावर मिले या मासेस को इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि 8th भाव का दुष्टान साइन वर्गो D9 चार्ट का लग्न बन रहा है। अब एक स्लाइटली डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां एक्वेरियस साइन D1 चार्ट का लग्न बना हुआ है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं अगर 10th भाव का साइन D9 चार्ट का लग्न बन जाए तो आपका 10th भाव स्कॉर्पियो है, लेकिन वो लग्न के केंद्र में है,
क्योंकि केंद्र चौथा, सातवां और 10वां होता है, तो आपका 10th भाव स्कॉर्पियो है, 8वां साइन। तो स्कॉर्पियो साइन D9 चार्ट का लग्न बन जाता है। तो 10th भाव का साइन D9 चार्ट का लग्न बन गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि 10th भाव यानी आपका काम, आपका कर्मा, आपका करियर और आप कैसे अपने क्रियामान कर्मा, डेली कर्मा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर फोकस करके तब आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टैंडिंग और स्टैचर और सोसाइटी द्वारा रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट पाने की हायर प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। क्योंकि लग्न आपका स्टैंडिंग, आपकी स्टैचर, दूसरों की एक्सेप्टेंस और जिंदगी में आपकी प्रेस्टीज और डिग्निटी है। तो अपने काम के जरिए आप प्रेस्टीज पा सकेंगे क्योंकि आपका वर्क साइन स्कॉर्पियो D9 चार्ट का लॉर्ड बन रहा है। तो अगर आप अपने काम में लैकडेजिकल है, अगर आप अपने काम पर फोकस्ड नहीं है, अगर आप अपने काम को सफर होने देते हैं, तो जिंदगी में गेन्स पाने की प्रोबेबिलिटीज भी सफर करेगी। हालांकि चूंकि ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो आपको शुरुआती जिंदगी में तरह तरह के चैलेंजेस से गुजरना होगा, उन चैलेंजेस से सीखना होगा, फिर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर मास्टर्स पर सक्सेस पाने की कोशिश करनी होगी, जो एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है, और अपनी विशेस और डिजायर्स को पूरा करना होगा क्योंकि एक्वेरियस साइन कालपुरुष कुंडली का 11th भाव है। तो आपको ये रिलेट करना होगा कि D9 चार्ट में वो साइन किस भाव का बन रहा है। अब अगर दोनों लग्नस डिफरेंट प्लैनेट्स से रूल्ड हैं लेकिन वो दोनों फंक्शनल मैलेफिक्स हैं, मसलन एक मास से रूल्ड है, दूसरा सन से, एक मास से रूल्ड है, दूसरा सैटर्न से, वगैरह, तो फंक्शनल बेनिफिक्स क्या है? वो है मर्क्यूरी, वीनस और जुपिटर। तो अगर दोनों फंक्शनल मैलेफिक्स है, यानी अगर वो सैटर्न और सन है, सैटर्न और मास है, सन और मास है, उन तरह की एनर्जीज, तो चैलेंजेस आएंगे आपकी जिंदगी में। हालांकि क्योंकि दोनों मैलेफिक्स से रूल्ड है, आज के टाइम में ज्यादा टैक्टफुल होना, ज्यादा डायनामिक होना, ज्यादा गो गेटिंग होना आपके लिए अच्छा है क्योंकि मैलेफिक्स उन साइंस को रूल कर रहे हैं। हालांकि कंट्रास्टिंग एनर्जीज भी आएंगी। तो मसलन यहाँ एरीज लग्न है, लेकिन लियो D9 लग्न को रूल करता है। मास D1 लग्न चार्ट की एनर्जी है, सन की लियो एनर्जी D9 चार्ट की रूलर है। तो यहाँ मास लीड फैक्टर है, जो डायनामिज्म आपको अपनी जिंदगी में लाना है, उस डायनामिज्म के साथ काम करने की कोशिश करें, लेकिन बिना रूलरशिप के, बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट से लीडिंग करना के आप चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या होता है जब मास आपके लग्न को रूल करता है? मास एक जनरल है, मास राजा नहीं है। तो आप सोल के लिए, राजा के लिए या जिंदगी के किसी हायर गोल के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब सन D9 चार्ट का लग्न बनता है? यानी आपको लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती हैं जहां आप खुद राजा बनते हैं। हायर प्रोबेबिलिटीज पाने के लिए, उन हायर प्रोबेबिलिटीज को मैनिफेस्ट करने के लिए और उन रिजल्ट्स को बेटर तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि आपके मास और सन इन्वॉल्व्ड है। अगर मास और सैटर्न हो तो मास ड्राइविंग फैक्टर है, सैटर्न डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और परसिवियरेंस है जो आता है। अब एक और एग्जाम्पल, अगर दोनों लग्नस D1 चार्ट में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स से रूल्ड हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि एग्जॉल्टेशन या डेबिलिटेशन सिर्फ D1 चार्ट के हिसाब से काम करता है। तो अगर D1 लग्न और D9 चार्ट को रूल करने वाले दोनों प्लैनेट्स D1 चार्ट में एग्जॉल्टेड हो, D1 चार्ट में एग्जॉल्टेशन, तो आपको फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मसलन अगर जेमिनी असेंडेंट है और मर्क्यूरी चौथे भाव में वर्गो में है जहां वो एग्जॉल्टेड होता है, और दूसरे लॉर्ड मून टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होता है, हम जानते हैं कि मून टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होता है। अब अगर मून साइन कैंसर D9 चार्ट का लग्न बन जाए, यानी D1 चार्ट में जो प्लैनेट एग्जॉल्टेड था वो D9 चार्ट के लग्न का रूलर बन जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये बाले बाले हो जाता है, मतलब आपकी जिंदगी की प्रोबेबिलिटीज भी आपकी मदद करेगी एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स पाने में। अगर आप उस प्लैनेट, जो यहाँ मून और मर्क्यूरी है, की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को प्ले कर रहे हैं, तो मतलब क्योंकि यहाँ जेमिनी इन्वॉल्व्ड है और कैंसर इन्वॉल्व्ड है, जेमिनी कम्युनिकेशन है, हार्ड वर्क है,
एफर्ट है, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो बिना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट या यूटिलाइज किए, लेकिन एम्पैथी के साथ, केयर के साथ, अपनी नीड्स और दूसरों की नीड्स के बीच बैलेंस करने की एबिलिटी के साथ, और उस काम के साथ लव और अट्रैक्शन में होना जो आप करते हैं, और अपने काम से प्यार करना, और उस काम से हाई लेवल की सेटिस्फैक्शन पाना जो आप वास्तव में करते हैं, तब आपको अपने D9 चार्ट में भी अच्छे प्रॉस्परस रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों एक्सॉल्टेड प्लैनेट से रूल्ड हैं। लेकिन अगर वो डेबिलिटेटेड प्लैनेट से रूल्ड हो, मसलन सैटर्न कैप्रिकॉर्न का लग्न लॉर्ड है, लेकिन वो चौथे भाव एरीज में डेबिलिटेटेड हो रहा है, और जुपिटर 12वें भाव और तीसरे भाव का रूलर है, वो लग्न में डेबिलिटेटेड है। लेकिन अगर जुपिटर से रूल्ड कोई साइन, चाहे वो सैजिटेरियस हो या पाइसिस, D9 चार्ट का लग्न बन जाए। यहाँ सैजिटेरियस, जो जुपिटर से रूल्ड है, जो डेबिलिटेटेड है, आपके D9 चार्ट का लग्न बन रहा है, तो चैलेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी इश्यूज के बाद, और कुछ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, लेकिन हायर लर्निंग के जरिए, जो सैजिटेरियस रिप्रेजेंट करता है, आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। तो आपको दोनों तरफ देखना होगा। हालांकि क्योंकि सैटर्न डेबिलिटेटेड है, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत बार सीखने के बहुत साइकिल्स, बहुत अनुभव के साइकिल्स, फिर फेल होना और फिर उठना, फिर फेल होना, फिर परसवेयर करना, फिर बहुत सारे ऐसे साइकिल्स के बाद, शायद जिंदगी में बहुत लेट 40 के बाद भी आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब रिजल्ट्स पाते हैं, तो वो रिजल्ट्स पाते हैं जो कोई दूसरा एक्सॉल्टेड प्लैनेट आपको दे सकता है, क्योंकि आपने एफर्ट के जरिए परसेवियरेंस किया है, आपने होप नहीं खोई है, आपने अपनी क्रिएटिविटी, डायनामिज्म और पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी नहीं खोई है, तब आप हाई रिजल्ट्स पाते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अब के हमने देख लिया कि D1 चार्ट और नवांश के डिफरेंट तरह के लग्नस एक दूसरे के रिलेशन में कैसे होते हैं, कैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कभी सप्लीमेंट करते हैं, कभी एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, और कभी डिफरेंट तरह की एनर्जीज लाते हैं। अगर आप सच में ये समझ पाएं कि आपका नवांश आपके D1 चार्ट, आपके मेन चार्ट के रिलेशन में कैसे काम कर रहा है, तो आप एनर्जीज को देख पाएंगे और देख पाएंगे कि एनर्जीज के बीच डायनामिक फोर्स क्या है, उन दो एनर्जीज के बीच यिन और यांग क्या है, तब आप दोनों लग्नस का बेस्ट बेनिफिट निकाल पाएंगे। अगले वीडियो में हम D1 के रिलेशन में लग्न के किसी और पहलू पर बात करेंगे, और हम प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे मुझसे कांटेक्ट करें। किसी दूसरे वीडियो के साथ अगली बार तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।